हाँ जी, हाँ जी, हेलो। अब इस कॉन्सेप्ट के अंदर नाम क्या दिखा रहा है, अर्ली विड्रॉल पेनल्टी, कि आपने पहले विड्रॉ कर लिया कोई अमाउंट, इसके लिए क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी. सो एन अर्ली विड्रॉ पेनल्टी इज बेसिकली अ पेनल्टी that is levied by the bank because of an early withdrawal of a fixed investment by an investors. अब क्या हुआ था जी, हमने एफडी खुलवाई थी बैंक में 5 सालों के लिए, 5 इयर्स के लिए मैंने एफडी खुलवा ली, लेकिन मुझे बीच में ही पैसे की जरूरत पड़ गई से आफ्टर 3 इयर्स. ठीक है, मैंने कहा 3 साल बाद मुझे तो एफडी तुड़वानी है, तो क्या मेरे को पेनल्टी लगेगी? 5 साल बाद इसने जो पैसा देने का वादा किया था, क्या मुझे उतना ही पैसा मिलेगा या कट के मिलेगा पैसा? कट के मिलेगा, कट के मिलेगा मैम. क्योंकि मैंने जितने का वादा किया था, जितने टेन्योर के लिए डिपॉजिट करवाया था, मैं उससे पहले उसे विड्रॉ कर रही हूँ, तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा लॉस बियर करना पड़ेगा. तो उस लॉस को बोलेंगे हम यहाँ पर क्या, पेनल्टी. तो बैंक पेनल्टी चार्ज करेगा आपसे कि मैं पूरा इंटरेस्ट नहीं दूंगा, ये पेनल्टी मैं आपसे उठाऊंगा. क्लियर? सो एन अर्ली there can be several types of early withdrawal penalties like forfeiting the promised interest. आपका जो promised interest है वो promised interest पूरा का पूरा जब्त भी किया जा सकता है, लेकिन बहुत frequently क्या चलता है, बैंक्स क्या करते हैं, एफडी पे फिर नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देते हैं, एफडी वाला नहीं देते. भाई जो वादा किया था ना वो वाला इंटरेस्ट नहीं देते, नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है, ज्यादा नहीं मिलता. कई बार ये पूरा का पूरा इंटरेस्ट गायब हो जाता है कि जितना 3 सालों में आपने बैंक में पैसा रखा ना, इसका 3 साल का आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, या बहुत ही कम, ना के बराबर इंटरेस्ट मिलता है. तो पेनल्टी किसी भी तरीके से लगा सकता है सामने वाला बैंक. ठीक है, चलो जी. यस मैम. नेक्स्ट क्या है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट. अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट यानी कि जो मनी सबसे पहले जमा की गई, इसको टोकन मनी बोलते हैं आम भाषा में. टोकन मनी में क्या है, किसी भी चीज का सेल परचेज करने से पहले आप क्या करते हो, उसको थोड़ा सा बयाने वाली राशि दिखाते हो, यानी कि टोकन मनी दिखाते हो कि ये ले, ये पैसे अपने पास रख, और आज से इसके ऊपर राइट किसका होगा, मेरा होगा, खरीदने का राइट. उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट. जनरली रियल एस्टेट सेक्टर में ये चलता है. आपने कोई घर लेना है, प्लॉट लेना, जैसे साई देना, साई दे के आते हैं मैम. बिल्कुल बिल्कुल. एकेडमी का देख लो, आपसे 5,000 रुपए. हाँ, एकेडमी में जब आपसे रजिस्ट्रेशन करवाया गया था तो आपसे साई ली थी. अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट यानी कि रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो आपसे करवाए थे, अर्ली रजिस्ट्रेशन, तो वो क्या था, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट. टोकन लिया था आपने एकेडमी की सीट्स का. So earnest money deposit is made by the buyer to the potential seller of real estate in the initial stages of negotiation of purchases. यानी कि आप उसके पास टोकन मनी लेके जाते हो और फिर बैठ के सारी बातचीत तय करके आते हो, उसको बोला जाता है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट. ठीक है, चलो जी. नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एक्सपायरेशन डेट. एक्सपायरेशन डेट नाम क्या बता रहा है कि किसी की एक्सपायरी डेट की बात कर रहे हैं. अब यहाँ पर बैंक्स में किसकी एक्सपायरी डेट की बात कर रहे हैं, किसी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट की या इंस्ट्रूमेंट की. कोई डॉक्यूमेंट आपने बनाया 1 साल के लिए, यानी कि एक लीज एग्रीमेंट बना दिया मान लो आपने 1 साल के लिए, तो 1 साल बाद उस एग्रीमेंट की एक्सपायरी होगी. अब उसको या तो दोबारा रिन्यू करो या मकान खाली करके जाओ. कुछ की फिक्स होती है, जैसे चेक है आपका, आफ्टर 3 मंथ से चेक एक्सपायर हो जाता है. तो कुछ फिक्स्ड होती हैं, कुछ आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल हो सकती हैं. तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एक्सपायरी यानी कि जिसके बाद वो इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर दे, वो क्या कहलाएगा, उसकी एक्सपायरी डेट या फिर एक्सपायरेशन डेट. ठीक है, चलो जी. नेक्स्ट लोन क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास एजुकेशन लोन. ऐसा लोन जो एजुकेशन के लिए दिया जाता है. अब एजुकेशन के लिए लोन कौन लेगा, बिजनेसमैन या स्टूडेंट्स? तो इसको स्टूडेंट लोन भी कहा जाता है, एजुकेशन लोन को. तो एजुकेशन लोन हो गया या स्टूडेंट लोन हो गया, किसको दिया जाएगा, स्टूडेंट्स को दिया जाएगा. तो जब ये स्टूडेंट है तो तब ये सिर्फ पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई के टाइम पे ये लोन रिपे नहीं कर सकते. तो ये जो लोन होता है इसकी रिपेमेंट कब होती है, ये बोलते हैं, मान लो एक स्टूडेंट ने बोला कि मेरा 5 साल का कोर्स है, मैं 5 साल पढ़ाई करूंगा, तो ठीक है जी, बैंक ने लोन दे दिया इसको 5 सालों के लिए.
अब ये 5 सालों के लिए लोन था, यानी कि आफ्टर 5 ईयर क्या होगा, आफ्टर 5 ईयर इसकी किस्तें बननी स्टार्ट होंगी कि अब आप अपने एजुकेशन लोन को रीपे कर दो। उस 5 साल के दौरान उससे कुछ भी नहीं मांगा जाएगा, लोन का कोई पैसा उससे नहीं मांगा जाएगा। तो एजुकेशन लोन की स्पेशलिटी क्या है, ये कब आपका ड्यू होता है, कब रिवॉक करता है आपसे पेमेंट, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द पीरियड ऑफ द लोन, यानी कि जितने टेन्योर के लिए आपने लोन दिया, जब उस लोन का पीरियड खत्म हो गया उसके बाद ये रिपेमेंट के लिए ड्यू होता है। तो इसका रिपेमेंट पीरियड कब स्टार्ट होता है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द पीरियड ऑफ द लोन। एमसीक्यू में आ सकती है लाइन। मैम ये हमारे पेरेंट्स नहीं ले सकते हमारे लिए? होगा तो स्टूडेंट के लिए ना। मैम ये आप- बैंक चेक करता है कि ये पैसा एजुकेशन पे लग रहा है या नहीं लग रहा? वो चेक करता है। ना मेरा सीधा ट्रांसफर उनको ही होता है ना, मैं बैंक सीधा फाइनेंस उसको इंस्टीट्यूशन को ही जहाँ पे वो देता है, दिखाया होता है। कॉलेज वगैरह कोई। हैंड रेस करो पहले तो अपने। मैम ये जो हाँ जी कुणाल, पहले आप बोलो। मैम ये जो पैसे जो सीधा उसी इंस्टीट्यूशन को होता है, जैसे जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं तो उनको इंस्टीट्यूट्स के पास ही जाते हैं, बड़ी बड़ी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के पास जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम प्राइवेट पढ़ना चाहते हैं कोई ऐसा कोर्स, तो आपको वहां पर जाके पहले इनको रिसिप्ट दिखानी पड़ेगी। ये लोग बोलेंगे कि हम पेमेंट कर देंगे आपके बिहाफ पे, तो ये लोग पेमेंट कर देंगे, या फिर आपको इनको रिसिप्ट दिखानी पड़ेगी कि वहां पर मैंने एडमिशन लिया है, वहां मैं पढ़ने चाहता हूँ, तो वेरिफिकेशन होता है प्रॉपर। ऐसे ही नहीं कि किसी को भी बोल दिया कि चलो डी मैं आईएएस कर रहा हूँ और मुझे वहां से कोचिंग लेनी है, आप मुझे लोन दे दो, और वो घर में एसी लगवा के आराम से सोता है, उसको नहीं मिलेगा लोन। ये कैश नहीं देते ना मैम? इस टाइप के लोन कैश में नहीं दिए जाते, पेमेंट की जाती है आपकी, जहां पे पेमेंट करना है वहां ये पेमेंट कर देते हैं आपके बिहाफ पे। फ्रीज होता है ये पैसा एजुकेशन लोन वाला, ठीक है। और क्योंकि ये स्टूडेंट का है तो हर जगह हम देखते हैं कि स्टूडेंट को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं, तो इनको इंटरेस्ट में भी बेनिफिट मिलता है, तो बैंक इनसे कम इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो लोवेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट इनसे चार्ज किया जाता है एजुकेशन लोन के ऊपर, ठीक है जी। मैम 18+ होने के बाद हम इसकी रीपेमेंट करेंगे ना? 18+ होने के बाद यस मैम। आपकी जब जॉब स्टार्ट होती है ना, उसके बाद आपकी एजुकेशन लोन रीपे होना स्टार्ट होता है। ओके मैम। इसके अंदर यहाँ लिखा भी तो है हमारे पास, आफ्टर द कंप्लीशन पीरियड ऑफ द लोन, यानी कि जितने सालों के लिए आपने लोन बोला, मैंने यहाँ पर बताया था, आपने बोला कि मैं 5 साल का कोर्स करूंगा, तो जैसे ही आपके 5 साल खत्म होंगे उसके बाद ही इसका रिपेमेंट पीरियड स्टार्ट होगा। इस ड्यूरेशन में तो कोई रिपेमेंट वो मांगेगा ही नहीं, क्योंकि आप कोई स्टूडेंट कहाँ से रिपे करोगे। उसके बाद आप जाओगे जहां पर आपकी जॉब लगेगी, जॉब के बाद जब आपकी इनकम स्टार्ट होती है उसके बाद आप रिपे करना स्टार्ट करते हो। जो आपके कॉलेज से निकलने के बाद, पास आउट होने के बाद जॉब के टाइम तक आपको कुछ टेन्योर दिया जाता है, फ्री टेन्योर, कि भाई जब तक आपकी जॉब नहीं लगती हम आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं है फ्री टाइम छोड़ दिया, ऐसे तो आप शायद जॉब करो ही ना कभी, छोड़ो ना, क्या जॉब करनी है, लोन देना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा, तो कुछ टेन्योर फिक्स कर देगा वो कि इस टेन्योर के बाद तो आपको रिपेमेंट करना ही पड़ेगा, भले ही आपकी जॉब लगे या ना लगे, लेकिन कुछ टाइम वो देते हैं क्योंकि आप स्टूडेंट हो, ठीक है। मैम एक स्टूडेंट ने 5 इयर्स के लिए लोन मांगा है, लेकिन उसको 8 to 9 इयर्स लग जाते हैं उसको एजुकेशन कंप्लीट करने में, तो वो तब आपको वो बैंक से 8 to बात 9 करनी पड़ेगी। लेकिन इतने नालायक स्टूडेंट का लोन वो क्यों अप्रूव करेगा, अभी 8 से 9 लग गए, पास हुआ नहीं, क्या पता कितने साल ले रहे। वो भी तो अपना एक टाइम के बाद, उनका भी तो एक टाइम होगा ना कि बस ये ऊपर हो गया, अब पाप का घड़ा भर गया, इसका फोड़ने का टाइम आ गया। मैम मतलब वो मेरिट्स वगैरह चेक करते हैं स्टूडेंट्स की, वो कितना इंटेलिजेंट है एजुकेशन लोन देने से लोन पहले। ऐसे फ्री में नहीं बांटा जाता, स्टूडेंट की क्वालिटी तो चेक होती है, सबको थोड़ी ना मिलती है, स्कॉलर्स को भी ओके मिलती है। मैम। और पॉलिसीज भी होती है, क्या पता आरबीआई ने उनको मोरल पर्सुएशन के अंदर डाला हो, स्टूडेंट लोन ज्यादा बांटो, देखो कौन कौन जरूरतमंद है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया हो सकते हैं, बैंक की पॉलिसी डिफर करेगी, इसमें हम दोनों डिस्कस करे बैठे और आप कभी लोन लेने चले जाओ, बैंक वाला मना कर दे, आप कहोगे नेहा मैडम ने तो कहा था मिल जाता है लोन, 80% में बोलो 80% से ऊपर नंबर हो तो मिल जाएगा, क्या पता बैंक 90 वाले को मना कर दे, तो वो बैंक की पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैम एजुकेशन लोन का पैसा बैड डेट होने के चांस रहते हैं क्या?
होते हैं। कैसे? अब शुभम ने पैसे ले लिए स्टडी करने के लिए, ठीक है, स्टडी करने के बाद अगले का मन नहीं किया बैंक लोन स्टडी कंप्लीट रिपे करने नहीं के लिए, करी। हाँ स्टडी कंप्लीट नहीं करी, बीच में ही छोड़ दिया कोर्स, मैं तो कुछ नहीं करता, मैं तो ऐसे ही रहूंगा, गया बेचारे का पैसा। ये तो स्टूडेंट लोन हो गया, अच्छे खासे लोग लोन लेके भाग जाते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है गारंटर। अब गारंटर क्या है, गारंटर वो बीच वाला बंदा है जो धक्के काम में अपनी टांग अड़ाता है, लोन लेता कोई और है, लोन देता कोई और है, ये बीच में आ जाता है कि चलो मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि अगर इसने लोन रिपे ना किया तो मैं इसके बिहाफ पे पे कर दूंगा। जैसे कि हमारे पास 3 लड़कियां हैं, एक है रिया, एक है सृष्टि, तीसरी कौन है भाई, तीसरी मान लेते हैं जी गरिमा जिंदल, ठीक है। अब जिंदल साहब के पास बहुत पैसे, अंधा पैसा है। रिया बोलती है मुझे ना कुछ पैसों की जरूरत है, लोन चाहिए मुझे। सृष्टि कहती है मेरे पास पैसे पड़े, मैं तुझे लोन दे दूंगी। तो रिया क्या हो गई यहाँ पर बोरोवर, सृष्टि है यहाँ पर लेंडर। लेकिन फिर बाद में सृष्टि कहती कि रिया को मैं लोन दे तो गारंटी क्या है मेरा पैसा वापस आएगा। तो रिया कहती भाई मेरे पास कुछ गिरवी रखने को तो है। अब रिया और गरिमा आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। अब रिया ने गरिमा को बोला कि यार ऐसी ऐसी बात हो गई, सृष्टि है ना लोन देने को वैसे तो तैयार है, लेकिन मेरे पास कोई अंडरलाइंग एसेट नहीं है, या फिर इसको कोई ऐसा बंदा चाहिए जो मेरी गारंटी ले ले कि भाई मैं लोन, अगर ये लोन रिपे नहीं करेगी तो मैं चेक चुका दूंगी। अब गरिमा जिंदल आ गई जी दोस्ती के अंदर, कहती है अरे बहन सृष्टि इसको पैसा दे दे, अगर उसने पैसा रिपे नहीं किया तो मैं तेरा पैसा रिपे कर दूं। तो यहाँ पर गरिमा जिंदल क्या हो गई हमारी, गारंटर मैम। गारंटर। क्यों? क्योंकि इन्होंने गारंटी ली है किसी तीसरे के डेट की। तो जब तीसरे के डेट की आप गारंटी देते हो तो आप क्या बन जाते हो, गारंटर। So a guarantor is a creator of trust who takes the responsibility of the repayment of a loan and is also in some cases liable and equally responsible for the repayment of the loan. अब यहाँ पर मैडम रिया पैसे लेकर भाग जाए तो गरिमा जी फंस गई, नहीं फंस गई? फंस गई मैम। यस मैम। पेमेंट करनी पड़ेगी। वो सृष्टि क्या बोलेगी, सृष्टि बोलेगी ना पहले तो आप आ गए थे गारंटर बनने के लिए, अब चुकाओ, वो भाग गई तो आपको पैसा देना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते लोन तो रिया ने लिया था मैं क्यों चुकाऊं, देना तो पड़ेगा। चलो जी नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्ट। इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कुछ इंस्टॉलमेंट का चक्कर हो। So installment contract is a contract where the borrower, who is also the purchaser, pays a series of installment that includes the interest of the principal amount. आपने किश्तों में स्कूटी खरीद ली तो आपने क्या किया, सामने वाले के साथ इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अच्छा एक तो आप लमसम पेमेंट करके स्कूटी खरीद के लाओ, एक आप किश्तों में स्कूटी खरीदो तो क्या होगा, थोड़ा ज्यादा किस्तों में फायदा होगा मैम। क्या फायदा? मैम सारा पेमेंट अपने बैंक से एक टाइम पे नहीं निकलेगा, इंटरेस्ट मिल सकता है और उधर से थोड़ा थोड़ा पैसा किस्तों में देना पड़ेगा अपने को। परचेज इन इंस्टॉलमेंट्स में क्या होता है, आप अपनी किस्तें यानी कि अपनी इंस्टॉलमेंट्स बनवा लेते हो। आप बोलते हो जितना भी पूरा प्रोडक्ट है इसकी मेरी किस्तें बांध दे, मैं इकट्ठा पेमेंट नहीं करूंगा, तो आपने इंस्टॉलमेंट बनवा ली। अब सामने वाला जो आपको इंस्टॉलमेंट का बेनिफिट दे रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देता, इसमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करता है, जैसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो आपकी जितनी भी किस्तें बनती हैं उस किस्तों में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट का पार्ट जरूर होता है। तभी जब आप लमसम पेमेंट करते हो तो कोई चीज आपको सस्ती पड़ती है, लेकिन किस्तों में मंगवाते हो तो वो चीज आपको महंगी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसमें इंटरेस्ट फैक्टर इंक्लूड हो जाता है। आप पूरा पेमेंट नहीं कर रहे, आप अधूरा पेमेंट कर रहे, तो इंटरेस्ट फैक्टर इसके अंदर इंक्लूड रहेगा। तो जब आप परचेज करते हो कोई चीजें किस्तों में तो आप सामने वाले से बनवा लोगे क्या, इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्ट, कि भैया मैं परचेज तो कर रहा हूं लेकिन मैं इकट्ठी पेमेंट नहीं करूंगा, मैं पेमेंट कैसे करूंगा, इन अ सीरीज ऑफ इंस्टॉलमेंट। और जब इंस्टॉलमेंट की बात आ गई तो ब्याज तो जुड़ेगा, ठीक है। अब व्यापारी आदमी है, ब्याज लिए बिना तो मानेगा नहीं, ब्याज तो उसके अंदर जुड़ेगा, ठीक है। यस मैम, बस बहुत है, बहुत नहीं है मैम। फिर बेनिफिट किस में हो, इंस्टॉलमेंट में या फिर लमसम में? आपकी सिचुएशन डिपेंड करेगी कि आपको बेनिफिट किस में मिलेगा। हम जैसे कोई बंदा न्यू कार निकलवाता है
मैम उसके पास पैसे भी पड़े होते हैं इकट्ठे, पर वो फिर भी जान के किस्तें देखो बनवाता हर कोई है। है ना अपनी फाइनेंशियल कंडीशन चेक करता है, क्या पता उसको किस्तों में सस्ता पड़ रहा हो, वो आगे उस पैसे का जो उसके पास कैसे अवेलेबल पड़ेगा, फंड्स उसमें है तो उसको क्या इंटरेस्ट लग करेगा? रहा है। अरे तो अवेलेबल फंड्स भी तो कहीं यूज करेगा, क्या पता अपने बिजनेस में पैसा लगाए तो उसको ज्यादा कमा ले, इकट्ठे कार में पैसे लगाने की बजाय। हर एक की सिचुएशन अलग होती है, किसी को इंस्टॉलमेंट सस्ती पड़ती है, किसी को लमसम सस्ता पड़ता है, समझे? यस मैम। यस मैम। यस करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट रेट। क्या होता है इंटरेस्ट? अब तो बड़ा इंटरेस्ट सा पढ़ लिया। ब्याज। ब्याज हम किसी चीज ब्याज का ब्याज चार्ज मैम। लेना। जो किसी भी सूद। नाम है कोंटेंगो, याद है? Yes, मैम, ma'am. बदला Yes, में ma'am. पढ़ा था यस मैम। मैम। यस बदला मैम, बदला। चार्जेस। बदला चार्जेस बदला। मैम। सावन आप बताओ कोंटेंगो क्या था? Contango जी मैम। interest. सावन हो आप? अरे बोलने तो दो मैम। वो जो इंटरमीडिएट नहीं होता, जो हमारे बिहाफ पे जो शेयर खरीदता है वो चार्ज करता है, इसे बदला चार्जेस या फिर कॉन्टेंगो चार्जेस कहते हैं। बदला इंटरेस्ट बोल सकती हूँ मैं? यस मैम, दोनों नाम ही एक ही बात है। ठीक है। इंटरेस्ट अच्छा तो लेगा मैम। कोंटेंगो के साथ एक नाम और था जुड़ा हुआ, मार्जिन रिक्वायरमेंट। Margin था मैम, मार्जिन मनी। एक तो मार्जिन ना मनी सारे मैम। के सारे सावन बनने के लिए तैयार हो। हाँ जी सावन, मार्जिन मनी क्या थी? मैम उसे एक पहले जमा, मतलब एक सिक्योरिटी के तौर पे उसे जमा कराना पड़ता था, उसे एक सिक्योरिटी, सिक्योरिटी कुछ ताकि जमा वो करानी लगे पड़ती। खरीदे। अच्छा सिक्योरिटी कितने यस रुपए मैम। की होगी, कौन डिसाइड करेगा? कुछ वो तो मैम गाइडलाइंस थी जितने क्या की वो किसी ले रहा है। अथॉरिटी? SEBI मैम। सेबी की। SEBI। बोलने दो सावन को यार। आता नहीं है और बच्चों का सुन के फिर सावन बोल देता है, ऐसा नहीं ही है ना मैम, बोल सावन, रहा हूँ। पढ़ते नहीं हो? नहीं मैम, नहीं बोल रहा हूँ मैम, बोल तो रहा हूँ। सेबी के लाता नहीं मैम वो। और वो जो शेयर खरीदता है वो भी मैम, वो थोड़ी उसे मिल जाते हैं, वो भी एक अलग फ्रीज में चले जाते हैं, फ्रीज अकाउंट में। अच्छा वो फ्रीज अकाउंट का फिर क्या करेंगे, वो आइसक्रीम बना के खाएंगे उस फ्रीज अकाउंट से? क्या करेंगे उसको? मैम जब वो पैसे दे देगा तो वो उसे मिल जाएंगे। पैसे दे देगा अगर तो वो वो पैसे किसको? नहीं देगा, जो ओरिजिनल मैम जिसके भी पे उसने करी थी पेमेंट। ठीक है चलो, तो वापिस आ जाओ इंटरेस्ट और इंटरेस्ट रेट पे। तो इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट एक चार्ज है, कौन देगा? जिसने पैसा दिया वो इंटरेस्ट पे करे, तो कितना मजा है ना। मनी लेंडर देगा इंटरेस्ट या मनी बोरोवर? Money बोरोवर। आगे चलते हैं। अच्छा इंटरेस्ट को एक और नाम दिया गया है, इंटरेस्ट को बोला जाएगा कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। कॉस्ट ऑफ क्रेडिट बोला जाएगा, क्या ये नाम सही है उसका, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट? यस मैम। मैम, जब वो रुपए उधारी पे लेते हैं, पैसा उसके लेने की ऊपर जो कीमत लग रही है। कॉस्ट ऑफ क्रेडिट क्या बता रहा है? क्रेडिट की कॉस्ट, यानी कि जो आपने क्रेडिट पर उधार मान लिया है या उधार आपने पैसा लिया है, उसकी कोई कीमत चुकानी पड़ेगी आपको। तो जो कीमत चुकानी पड़ेगी उसको आम भाषा में हम बोल देते हैं इंटरेस्ट, और उसको थोड़ा सा अच्छी वाली लैंग्वेज में बोलना है, थोड़ी फैंसी लैंग्वेज में बोलना है, तो उसको बोल दो आप कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग मतलब वही बैंकिंग काम जो हम अब घर बैठे अपने इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं नेट बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग। तो इसमें क्या कर सकते हैं, हम अपने बैंकिंग फैसिलिटीज को थ्रू द इंटरनेट यूज कर सकते हैं। पेमेंट कहीं ट्रांसफर करना है, या फिर आपको एफडी खुलवानी है, आरडी खुलवानी है, तो जितने भी बैंकिंग फंक्शंस थे आप अपने घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हो। बैलेंस ट्रांसफर का बड़ा फेमस फंक्शन है जो इंटरनेट बैंकिंग के साथ आप कर देते हो। So kind of banking is also known as e-banking और online banking। तो इसको e-banking और online banking भी कहा जाता है। क्लियर? Yes मैम। यस मैम। उसके बहुत बाद है मैम, मैम बस बहुत नहीं काफी है। है मैम। आज के लिए बहुत Yes, है। 31 ma'am. पॉइंट होगी मैम, 31 पॉइंट। कंप्लीट ही होने वाला है मैम। अटेंडेंस नहीं, अटेंडेंस में बहुत लेनी करवा है। दिया मैम। अटेंडेंस में अपने आप ले लूंगी, आप शांत रहो। चलो नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट इज लॉक इन पीरियड। अब लॉक इन पीरियड वो पीरियड जिसके अंदर लॉक कर दिया जाए। किसको लॉक कर दिया जाए? जब आप कोई सिक्योरिटी खरीदते हो,
कोई शेयर खरीदते हो या कोई एसेट खरीदते हो, तो उसमें कुछ टाइम पीरियड होता है जिसको बोला जाता है आपका कि आप लॉक इन रहेंगे उस टाइम पे। ये लॉक इन पीरियड का कॉन्सेप्ट आपका सिक्योरिटी मार्केट में भी होता है। मान लो आपने शेयर परचेज कर ली, ठीक है, कई कई कंपनीज ना रेस्ट्रिक्शन लगा देती है क्या, कि पर्टिकुलर शेयर आपको 1 साल तक रखना पड़ेगा, 1 साल से पहले आप बेच नहीं सकते। तो उस पीरियड को क्या बोला जाएगा कि उस पीरियड में आप लॉक हो गए, तो वो पीरियड है लॉक इन पीरियड आपका, ठीक है। वो तो हुआ सिक्योरिटी मार्केट की कॉन्सेप्ट में। लेकिन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस या फिर लोन टर्मिनोलॉजीज में लॉक इन पीरियड का क्या मतलब है? लॉक इन पीरियड का मतलब है कि ए गारंटी गिवन बाय द लेंडर दैट देयर विल बी नो चेंज इन द कोटेड मॉर्गेज रेट फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। आपने बोला कि मुझे कोई पैसा चाहिए लोन, ठीक है, अब उस लोन पे इंटरेस्ट चार्ज लगेगा, जितना भी इंटरेस्ट होगा आपका, अब उसके अंदर कितनी जल्दी जल्दी चेंज होगा। से आपने बोला कि 3 साल तक तुम मेरे ब्याज को छेड़ नहीं सकते, यानी कि 3 साल तक आप ब्याज की रेट को बढ़ाओगे नहीं ना घटाओगे। घटाओगे तो कोई नहीं बोलेगा, बढ़ाओगे नहीं, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये जो इंटरेस्ट रेट है या फिर ये जो मॉर्गेज रेट है, ये क्या हो गया, लॉक हो गया कुछ सर्टेन स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। तो जिस पीरियड में आपको मूवमेंट करने की आजादी ना हो, उस पीरियड को क्या बोला जाता है? लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड। ठीक है जी, चलो जी। एक और कॉन्सेप्ट है हमारे पास, बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, लेटर ऑफ क्रेडिट। मैम वो कौन किस पे लगाता है? लेंडर पे लगाते हैं ना मैम वो? लेंडर के ऊपर यूजुअली Lock-in लगता है, period। क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ाने की जल्दी तो लेंडर को ही रहेगी, ठीक है। चलो जी, लेटर ऑफ क्रेडिट अगला एक पॉइंट है, लेटर ऑफ क्रेडिट। अब इसके अंदर एक लेटर बनेगा, किस चीज के लिए बनेगा? क्रेडिट के लिए बनेगा। तो जनरली जब लेटर ऑफ क्रेडिट बनता है तो ये आपके इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए बनता है। कैसे बनता है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए? मान लीजिए एक बिजनेस है ए, जो कि इंडिया का बिजनेस है। दूसरा बिजनेस क्या है? दूसरा बिजनेस बी जो है अमेरिका का बिजनेस है, यूएसए का बिजनेस है। अब ए को कुछ सामान मंगवाना है बी से, ठीक है, लेकिन इसके पास अभी पेमेंट करने को नहीं है। क्या बोलता है कि मैं तो क्रेडिट परचेज करूंगा। बी को क्या बोलते हैं कि मैं तो क्रेडिट परचेज करूंगा। अब बी को वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है क्रेडिट सेल करने में, लेकिन बी जो है ए को जानता नहीं। दिक्कत क्या आएगी? वो यूएसए में बैठा है, ए इंडिया में बैठा है, तो वो उसको जानता नहीं है। बी क्या कहेगा, भाई कोई गारंटी है, कोई गारंटर है, या क्या गारंटी है कि तू मेरा रिपेमेंट कर देगा? तो इस तरह से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को क्या पता ए यूएसए के किसी और बंदे को जानता है या नहीं, गारंटी देना मुश्किल भी हो सकता है इसके लिए। तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चीजों को कंट्रोल करने के लिए हमने एक टर्मिनोलॉजी बनाई। क्या बनाया? अब यहाँ पर एक बैंक है हमारे पास, ठीक है, अब हम जाएंगे बैंक के पास, क्या बोलेंगे कि भैया हमको ना ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन करनी है जो इंटरनेशनल है। ठीक है जी, बैंक समझ क्या बात। अब आपको क्या चाहिए? कहता कि मुझे क्रेडिट परचेज करना है, तो कोई फैसिलिटी दो कि बी को विश्वास हो जाए, मेरे पास आज पैसा नहीं है पे करने के लिए। बैंक बोलता है मैं लिख के दे देता हूँ, मैं एक लेटर बना देता हूँ तुझे, और ये लेटर उसको जाकर दे दियो। इस लेटर में क्या लिखा जाएगा? इस लेटर में लिखा जाएगा कि ए अच्छा बच्चा है, ए रिपेमेंट कर देगा, और अगर ए रिपेमेंट ना कर पाए तो ए के बिहाफ पे बैंक पेमेंट कर देगा। यानी कि काइंड ऑफ बैंक क्या बन गया? गारंटर बन गया। किसका? ए का। अब ये लेटर लेकर ए ने किसको दे दिया? बी को दे दिया। तो अब ये लेटर किस चीज के लिए बनाया गया था? क्रेडिट के लिए। तो इसको बोला जाता है एलओसी, यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट। अब लेटर ऑफ क्रेडिट बी के पास चला गया, बी यहाँ पर बैंक के पास जमा करवाएगा, बैंक आपस में मैच करेंगे टर्मिनोलॉजीज, क्योंकि बैंक की भाषा बैंक की जाने। अब इसमें जो भी इन्होंने लिखे होंगे कोड्स वगैरह, ये बैंक चेक कर लेगा, वेरीफाई कर लेगा, ओके है तो बी ए को सेल कर देगा। चलो जी, ये तो हो गई सेल की बात। अब यहाँ पर क्या दिक्कत आएगी? जब सेल करना होगा इसको, अब जब ये सेल करेगा तो या तो ए पैसा दे देगा या ए पैसा नहीं देगा। दोनों ही सिचुएशन हो सकती है आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द क्रेडिट पीरियड। तो या तो ये पैसा दे देगा या पैसा नहीं देगा। पैसा दे देगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये पैसा ना दे तो क्या हुआ? तो कौन किसके पास जाएगा? बी जाएगा के पास कि भैया अब तुम पेमेंट करो, तुम्हारे भरोसे मैंने ए की पेमेंट करी थी, तुम जानो ए जानो, मुझे तो अपना पेमेंट चाहिए। तो बी को तो पेमेंट चाहिए, बी को पेमेंट कौन कर देगा? बैंक पेमेंट कर देगा। हाँ जी सावन।
मैम कोई चार्जेस नहीं लेगा इससे, या फिर कोई कोलेक्टर वगैरह धोखा दे दिया तो? चार्जेस लिए जाएंगे, चार्जेस लिए मैम फिर जाएंगे। बैंक कहाँ से लेगा? अगर बी को तो बैंक दे देगा, तो मैम ए से कोई बैंक कैसे ए से कोलेक्टर लेगा? वगैरह मांगे। नहीं रखेगा मैम उसके पास? देखो अब यहाँ पर कोलेट्रल भी रखेगा, कोलेट्रल जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, बैंक को पेमेंट करनी थी, बैंक ए का गारंटर बन गया। अब बैंक ने तो पेमेंट कर दी बी को, अब बैंक के पास पोजीशन आ गई सेलर वाली। अब बैंक ए से मांग सकता है पैसा, क्योंकि उसने बी ए के बिहाफ पे बी का पेमेंट किया है। बैंक को तो कोई पेमेंट नहीं करना था ना बी का, तो बैंक मांग सकता है ए से अपना पैसा खिलाओ, मुझे मेरा पैसा वापस करो। अगर ए वापस कर दे तो वेल एंड गुड, नहीं तो डेट रिकवरी करवाओ। डेट रिकवरी ना हो तो भैया जो आपसे बन पड़ता है वो करो। समझे? यस मैम। चलो जी, सो लेटर ऑफ क्रेडिट बताइए। फॉरेन बैंक का क्या रोल है? मुझे आपकी वॉइस क्लियर आई नहीं बच्चे। मैम फॉरेन बैंक का क्या रोल है इसमें? फॉरेन बैंक चेक करेगा ना, आप फॉरेन बैंक के पास जमा कराओगे, वो बोलोगे कि देखो भाई ये सही डॉक्यूमेंट बनाया या नहीं बनाया हुआ, कहीं बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में कुछ और चीज तो नहीं होती। वो चेक करवाएगा उसको जमा करवा के अपने बैंक के पास। फ्री में चेक कर देगा वो? तो चेक करेगा, चार्जेस लेगा। फ्री में कोई काम नहीं होता। आप अपने घर से बाहर निकलो, घर से बाहर आप कुछ भी चीज किसी से लोगे ना, कोई भी काम फ्री में नहीं, ये आप भूल जाओ दिमाग से। बताइए मैम लेटर ऑफ क्रेडिट, मैम लेटर ऑफ क्रेडिट न्यू एस्टेब्लिश्ड बैंक तो नहीं इशू कर सकता? फॉरेन के बंदे को न्यू एस्टेब्लिश्ड बैंक पे क्या भरोसा, क्या पता कल को बैंक की फेल हो जाए। न्यू एस्टैब्लिश बैंक के पास तो वैसे इतनी पावर नहीं होगी। जनरली क्या होता है, जो आपके वेल एस्टैब्लिश्ड बैंक होते हैं ना, वही इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस उठाते हैं। कोई बेचारा नया नया बना है, अभी 2 दिन का हुआ है, वो नहीं भी उठाएगा इंटरनेशनल बैंक का पेमेंट। पुराने होते हैं, जैसे पीएनबी का एक केस हुआ था पीछे, नीरव मोदी वाला, याद हो तो आप लोगों को? यस मैम। जो केस था वो लेटर ऑफ क्रेडिट का। नीरव मोदी ने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की हुई थी, पर्ल्स मंगवाए थे उसने कुछ वहां से फॉरेन से, और उसके लिए उसने एलओसी दिखा दिया था पीएनबी से। अब पीएनबी के एम्प्लॉयज भी शामिल थे उसके अंदर, तो उसका इजीली काम हो गया बिना बैंक को पता चले। बाद में जब फंसे तो सारे फंसे ना, तो वो एलओसी का पंगा था उस टाइम भी। एलओसी उसको बैंक के एम्प्लॉयज ने दे दी, कोई बात नहीं भैया ले जा तो तेरा काम कर, और बदले में उन्हें कुछ खिला पिला दिया होगा उसने। बाद में सारे के सारे फंसे हैं, जब एक्चुअल में पेमेंट का टाइम आया होगा तभी तो भांडा फूटा। करें आगे, लेटर ऑफ क्रेडिट पढ़े लाइन टू लाइन? बहुत है मैम। ये तो पढ़ लो। बहुत ज्यादा हो गया मैम आज के लिए। ये तो पढ़ा दो एक बार। ये तो पढ़ा दो मैम। ये तो पढ़ा दो पढ़ा दो मैम। पढ़ा दो मैम। डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द बायर और द इंपोर्टर, यानी कि जो बायर है या जो इंपोर्ट करने वाला है, यानी कि जो हमारे केस में कौन था, ए था, तो उसने क्या किया, डॉक्यूमेंट इशू किया स्टेटिंग इट्स कमिटमेंट टू पे अ थर्ड पार्टी। वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि मैं तीसरे बंदे को, यानी कि जो बी है, उसको पेमेंट कर दूंगा अ स्पेसिफिक अमाउंट फॉर द परचेज ऑफ गुड्स बाय इट्स कस्टमर। मेरे बंदे ने, यानी कि बायर ने या इंपोर्टर ने जो तुमसे सामान परचेज किया है, उसके बदले में मैं तुम्हें पेमेंट करके दूंगा। कहता ठीक है जी। So the seller has to meet the condition given in the document and submit the relevant document in order to receive the payment. अब उसने क्या किया जी, उसने डॉक्यूमेंट्स देखे, चेक करवाए, बिल्कुल बढ़िया है, ठीक है। अब अगर ए पेमेंट ना करे तो ए को बी को पेमेंट किससे मिलेगी, बैंक से मिलेगी। तो पेमेंट लेने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, वो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए बैंक के पास कि भैया लाओ पेमेंट दो। ए तो पेमेंट दे नहीं रहा। So letter of credit are mainly used in the international trade transaction of huge amounts wherein the customer and the supplier live in different countries. दोनों जने अलग अलग कंट्रीज में रह रही हैं, इस वजह से हमें एलओसी की जरूरत पड़ी। So LOC is a tool या फिर is an instrument used in the international transaction. Clear? Yes Clear हो गया? यस मैम। यस मैम। थोड़ा सा रह गया। यस मैम। करा थोड़ा दो। सा मैम रह फिर गया। आप थर्ड जूम सेशन कराओगे मैम मैम फिर इतना attendance के रिवाइज लिए? नहीं हो पाएगा। मैम ज्यादा हो जाएगा। नहीं है, थोड़ा सा है। कल छुट्टी है क्या आपकी बहुत है क्लास मैम। की? हाँ, नो मेरी मैम। message है तभी तो। बस मैम। नो कोई मैम। बस मैम इसने याद मैम दिला रहने दिया। दो प्लीज। इनफ मैम टेलीग्राम इनफ। जान लो मैम मैम। मुझे दो टर्मिनोलॉजीज और कर दी बस। नहीं मैम बस आज के लिए बहुत है इतना।
बस ये मैम लास्ट, बहुत है। Mortgage पढ़ा बस दो बस मैम, मुझे कुछ नहीं mortgage सुनना, पढ़ा दो। शांत रहो, ये लास्ट प्लीज मॉर्गेज। आसान आसान बस पढ़ा। पढ़ा मैम हुआ होता है है। तुम लोगों ने? बस मॉर्गेज क्या होता है? मॉर्गेज एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें आप लोन लेते हो सामने वाले से। अब लोन लेते हो तो इसके अंदर आप अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो, जनरली रियल एस्टेट होती है मॉर्गेज के अंदर जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया जाता है, लैंड, बिल्डिंग, इस तरह की चीजें आप रखते हो किसी के पास, अपने फील्ड, खेत, plots. So mortgage is a legal agreement between the lender and the borrower where real estate property is used as the collateral for the loan. जहां पे आप अपनी रियल एस्टेट वाली प्रॉपर्टी को जमा कराते हो, यानी कि मॉर्गेज के अंदर प्रॉपर्टी कैसी होंगी आपकी? इमूवेबल। तो मॉर्गेज के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप सामने वाले के पास जमा कराते हो ताकि आप क्या दे सको? सिक्योरिटी दे सको फॉर द पेमेंट ऑफ डेट। So according to the mortgage agreement, the lender of the loan is authorized to confiscate the property the moment borrower stop paying the installment. क्या हुआ जी? एक बंदा है A, दूसरा बंदा क्या है B. A ने B को बोला भैया लोन चाहिए, B ने कहा ठीक है जी दे देंगे, ओके कर दिया, और बदले में क्या रखवा ली? बदले में इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी के ऊपर किसका कब्जा है जी? बी का कब्जा है। ए ने भैया पैसे देने से मना कर दिया, कहते हैं हम पैसे नहीं देंगे। बी क्या कहता है? ठीक है तुम पैसे मत दो, हम प्रॉपर्टी नहीं देंगे। तो ए ने पैसे देने से मना किया, तो बी ने किससे मना कर दिया? कि प्रॉपर्टी को अब मैं जब्त कर लूंगा, कॉन्फिस्केट कर लूंगा और इसको बेचकर पैसा वसूल लूंगा। इस ट्रांजेक्शन को बोला जाता है मॉर्गेज। सो मॉर्गेज के अंदर एक स्पेशलिटी क्या है आपकी? इमूवेबल प्रॉपर्टी यूज होती है। ठीक है, दूसरा, इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचने का राइट मिल जाता है किसको? लेंडर। क्लियर इतना? यस मैम। मूवेबल नहीं हो सकती। मूवेबल के लिए आपका टर्म बदल जाता है, मूवेबल के लिए आपका जो टर्म है वो मॉर्गेज ना होकर वो प्लेज हो जाता है। प्लेज में सेम ट्रांजैक्शन होती है, बस यहाँ पर आप मूवेबल सिक्योरिटीज जमा करवा सकते हो। ठीक है मैम इसका मैम नेम चेंज हो जाता है, बस नेम चेंज हो जाता है, एक्ट यही रहता है, एक्टिविटी यही रहती है। क्लियर? चलो अब फटाफट से दे दो अटेंडेंस। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम टेस्ट में फ्राइडे वाले के पूरा चैप्टर आएगा? कितना हो जाएगा, मतलब आज तक जो हुआ है ना उतना आएगा। ओके मैम। ठीक मैम है, इसके साथ कौन सा चैप्टर आएगा एक और? हाँ एमसीक्यू। मैम इसके साथ कोई कौन सा चैप्टर आएगा एक और? 5th। हम कोई टाइम लिमिट नेगेटिव मार्किंग के साथ ही होगा ना? नेगेटिव मार्किंग के साथ। चलो जी, फर्स्ट अटेंडेंस दे दो अपनी अपनी। आरती? प्रेजेंट मैम। अभिषेक? अभिषेक जी? यस मैम। अजय? प्रेजेंट मैम। कल्पना? कल्पना? अमन? अमन नारवाल? बच्चे लास्ट क्लास में प्रेजेंट नहीं थे आप? अनामिका? प्रेजेंट मैम। अंशिका फ्रॉम हिसार? प्रेजेंट मैम। अंशिका फ्रॉम भिवानी? यस मैम। अर्पित? प्रेजेंट मैम। अनु? प्रेजेंट मैम। बालकिशन? बालकिशन? चिंटू? प्रेजेंट मैम। डिम्पी? प्रेजेंट मैम। गरिमा जिंदल? प्रेजेंट मैम। वानी वाली भादरा वाली गरिमा जिंदल? जिसकी अटेंडेंस होती जाए वो लीव कर सकता है। गौरव? प्रेजेंट मैम। गरिमा जिंदल फ्रॉम भादरा?
गुरुवंश, यस मैम। हरिकेशव, प्रेजेंट मैम। हर्ष फ्रॉम बहल, हर्ष, हर्ष सिंगल, यस मैम। हिमानी अग्रवाल, प्रेजेंट मैम। हिमांशु अग्रवाल, हिमांशु बंसल, प्रेजेंट मैम। जुगल, कनिका, प्रेजेंट मैम। कनिष्का, प्रेजेंट मैम। करीना, प्रेजेंट मैम। कुमकुम, कुणाल, प्रेजेंट मैम। लक्ष्मी, प्रेजेंट मैम। मान्यता, प्रेजेंट मैम। मनीष सिंगल, प्रेजेंट मैम। अन्मय गुप्ता, प्रेजेंट मैम। मनोज कुमार, मानसी, मनोज कुमार आप प्रेजेंट हैं क्लास में? महक जैन, प्रेजेंट मैम। हमारी नहीं हुई अटेंडेंस। कौन? कुमकुम, मैम। नाम बोला था, आपका नेटवर्क चला गया होगा, मैंने कर दिया आपकी बट। मोहित गट्टानी, यस मैम। नेहा, प्रेजेंट मैम। निफ्या, निफ्या जी, अच्छा निफ्या है नहीं आज क्लास में। पंकज, प्रेजेंट मैम। क्या प्रेजेंट। क्या पिया, प्रेजेंट मैम। क्या प्रेजेंट मैम। पूजा, यस मैम। प्राची, प्रेजेंट मैम। प्रथम, प्राची आप कल एब्सेंट थे? मैम वो स्कूल में जाना था अर्जेंटली। ओके। प्रिया बेनीवाल एंड प्रिया सिंगला, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। राहुल, रमन, प्रेजेंट मैम। रमन, कश्मी, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। तू, यस मैम। आप कल प्रेजेंट थे रितु? एब्सेंट? एब्सेंट थी मैम। हाँ तो क्यों थे, स्कूल गए थे? नो मैम, बाहर था कोई काम, बाहर गई हुई थी। ऐसे छुट्टियां ना लगाया करो। रिया, प्रेजेंट मैम। साहिल, प्रेजेंट मैम। संजीत पूनिया, संजीत पूनिया, सावन,